हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम अग्रवाल पब्लिकेशन के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर यानी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 संस्करण है उसमें हम सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हमने कहा था कि आपको सारे जो ये अग्रवाल पब्लिकेशन की श्योर सीरीज हैं सारे सब्जेक्ट के वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि आप अगर कम टाइम में अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप परचेज नहीं करना चाहते श्योर सीरीज को तो आप वीडियो के माध्यम से अपनी पूरी श्योर सीरीज को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इस जो है पेपर की इस श्योर सीरीज को पूरा आपके साथ शेयर करूँगी। चैप्टर 1 वाइज मतलब चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं। तो चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 2 में हम लघुत्तरी प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। चैप्टर 2 हमारा संप्रेषण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे अपने अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। अभी हम जो है अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ बढ़ चुके हैं और यहाँ पर आज देखते हैं हम कितने क्वेश्चन अति लघुत्तरी के आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। कोशिश करेंगे कम से कम 5 तो शेयर जो है वो कर ही दिया जाए। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो संप्रेषण की 4 विशेषताएं बताइए। और ये आपके 2023 के पेपर में ही क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे संप्रेषण की निम्न विशेषताएँ हैं। तो यहाँ पर विशेषताओं के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो लघुत्तरी प्रश्नों को जो मैंने इस चैप्टर के लघुत्तरी प्रश्नों को कराया है उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको विशेषताएं जो है मिल जाएंगी। और आप कहाँ पे वीडियो देख पाएंगे लघुत्तरी के, तो आप चाहे तो चैनल पे आके वीडियोज में ही सर्च कर सकते हैं, चाहे तो प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में क्या है कि आपको यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा अधिगम के सिद्धांत पेपर जो है श्योर सीरीज करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आपको जो है उसमें काफ़ी सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। मतलब सभी वीडियो जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ इस पेपर के वो सब आपको मिल जाएंगे, तो एक बार देख लीजिएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर भी मैं फटाफट थोड़ा जो भी यहाँ पे पॉइंट रखे गए हैं उसको मैं समझा दूँगी। तो पहला पॉइंट है कि यह एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें 2 पक्ष सम्मिलित हैं, जो एक संदेश प्रेषित करता है और दूसरा वह जो संदेश प्राप्त करता है। क्योंकि संप्रेषण के बारे में मैंने बताया था लघुत्तरी प्रश्न में ही कि संप्रेषण क्या होता है कि ये 2 से अधिक लोगों के मध्य होता है। क्योंकि संप्रेषण अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे हम अपने दोस्त से अगर कुछ बात कर रहे हैं, अपने घर वाले मेरे कुछ हमसे कह रहे हैं, हम अपने घर वालों को उसका जवाब दे रहे हैं। मम्मी ने पूछा कि और खाना खाया, मैंने कह दिया कि हाँ खा लिया। तो यहाँ पर भी एक संप्रेषण ही हो रहा है। तो ये जो पूछता मतलब अपनी बातों को आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है यही संप्रेषण है। तो इसमें कम से कम 2 लोग होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्लासरूम। तो यहाँ पर बताया कि ये क्या है, एक सहकारी प्रक्रिया है जिसमें कि 2 पक्ष सम्मिलित होते हैं। 2 पक्ष का मतलब एक पक्ष वो होगा जो संदेश भेजेगा, दूसरा पक्ष वो होगा जो संदेश प्राप्त करेगा। जैसे हमारी मम्मी ने हमसे पूछ लिया या हमारे घर वालों ने हमसे पूछ लिया, हमारे दोस्त ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो हमने कह दिया कि हाँ चलो यहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने एक संदेश भेजा और हमने उस संदेश को प्राप्त किया। तो यहाँ पर हमने कुछ कहा, हमने कुछ कहा या संदेश भेजा और उन्होंने कुछ उसको प्राप्त किया। तो इसमें एक पक्ष जो होगा संदेश को भेजेगा और दूसरा पक्ष जो होगा वो उस संदेश को प्राप्त करेगा। ठीक है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया भी है। दूसरा है संप्रेषण के प्रत्येक पक्ष में अपना संदेश पहुंचाने और दूसरे पक्ष की बात को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कहा गया है ये कि अगर जैसे हमने कहा कि अपने दोस्त से पूछ रहे हैं या दोस्त हमसे पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो। मान लीजिए दोस्त ने हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, ठीक है। और तो हमने जो है अगर उसकी बात को सुन के उसका रिप्लाई कुछ कर दिया तो ये तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर संप्रेषण जो है वो पूरा हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो संदेश भेज रहा है उसमें अपने संदेश को पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए, कि मतलब वो अपनी बात को इस तरह से रख पाए कि हमारे तक वो बात पहुंचे। अब जैसे 2 लोग बैठे हैं दूर से थोड़े, अब वो आवाज़ नहीं निकाल रहा है, वो केवल लिपसिंग कर रहा है, तो सामने वाले को हो सकता है समझ भी नहीं आए। तो आपकी वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपने संदेश को पहुंचाने की क्षमता रखें। भले आप 9 बोल के भी अपने संदेश को देखिए पहुंचा सकते हैं, लेकिन पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। और दूसरे पक्ष जो बात सुन रहा है उसको में बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी कैसे होता है, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि 2 लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं और एक आदमी कुछ कह रहा है या एक पर्सन कुछ कह रहा है, तो दूसरा पर्सन जो है उसकी बात को बिना सुने वहाँ से भाग जा रहा है, मतलब निगलेक्ट कर रहा है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं कह के वहाँ से चला गया। तो यहाँ पर संप्रेषण पूरा ही नहीं हो पाया, तो अपनी बात को दूसरे तक वो नहीं पहुँचा, क्योंकि दूसरा पक्ष जो था वो बात सुनने की क्षमता नहीं रखता है।
तो संप्रेषण में क्या है कि एक पक्ष जो है वो अपनी संदेश को पहुंचाने की क्षमता रखेगा और दूसरा पक्ष जो है संदेश को सुनने की क्षमता रखेगा, तभी संप्रेषण जो है बेहतर होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तीसरा है संप्रेषण में संदेश का प्रेषण और साथ ही संदेश के प्रति प्रतिक्रिया या उत्तर प्राप्त करना भी सम्मिलित है और इसलिए यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि कहाँ जा रहे हो, पहला दोस्त पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो हमने जवाब दिया कि अभी बाहर जा रहा है या कहीं और जा रहा है, या घर वाले पूछते हैं खाना खाया, हमने कहा हाँ खा लिया। तो यहाँ पर प्रेषण जो संदेश भेजा जा रहा है और उस संदेश के साथ क्या हो रहा है, उस संदेश की प्रतिक्रिया हो रही है, जवाब मिल रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि संप्रेषण क्या है, द्विमार्गी प्रक्रिया। जैसे हमको भी टीचर भी कहता है कि कल आप लोगों का एग्जाम है, आप लोग तैयार करके आएंगे, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है सर। तो वहाँ पे जो है कहीं न कहीं फीडबैक मिल रहा है। तो इसलिए हम संप्रेषण को क्या कहते हैं कि संप्रेषण क्या है कि द्विमार्गी, क्योंकि दो लोगों के मध्य हो रहा है, एक बात अपनी कह रहा है, दूसरा बात जो है सुन रहा है और सुन के कुछ उसका रिस्पॉन्स करता है। इसीलिए संप्रेषण को क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। अगला है संप्रेषण का उत्तर उतना ही अनिवार्य है जितना कि प्रारंभिक संप्रेषण, क्योंकि उत्तर संप्रेषण के प्रभाव को इंगित करता है। यानी अगर उत्तर जो है, जो जैसे क्वेश्चन हमने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो जो उत्तर मिलता है, ठीक है, वो उत्तर प्रारंभिक संप्रेषण जो हुआ हमारा, वो उत्तर ही अनिवार्य करता है कि जो संप्रेषण है उसका प्रभाव कैसा है। अगर उत्तर सही से मिल गया तो हम कहते हैं कि हाँ एक प्रभावी संप्रेषण हुआ, यहाँ पे संप्रेषण पूरा हुआ या अच्छे से हुआ। तो उत्तर जो है वो भी काफ़ी अनिवार्य रहता है। अगर किसी से हम कुछ कह रहे हैं तो उसका जो फीडबैक मिलता है वो काफ़ी एक प्रभावी संप्रेषण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगला है संप्रेषण किया जाने वाला संदेश मौखिक, लिखित अथवा संकेतों, मुद्राओं तथा प्रतीकों के रूप में संप्रेषित किया जा सकता है। संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे संप्रेषण जो है वो किस तरह से हो सकता है, बोल के हो सकता है, अगर जैसे हमारे घर वाले ने कुछ पूछ लिया कहाँ जा रहे तो हमने बता दिया। लिख के भी हो सकता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन जो हम पेपर देते हैं, टेस्ट जब होता है तो क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी हमसे पूछा ही जाता है, तो हम उसका जवाब पूछा जाता है क्वेश्चन में तो हम उसको लिख के उसका आंसर देते हैं, तो वहाँ भी संप्रेषण होता है। संकेत के माध्यम से होता है, जैसे हम कभी कभी इशारों में बात करते हैं कि कहाँ चलेगा तो हम ये कहते हैं। या इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, जैसे हम लोग छोटे थे तो कभी पेपर देते थे तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो अगर हमें नहीं आता तो अपने दोस्त इशारे से पूछते हैं कि पहले का कौन सा आंसर होगा। तो ये क्योंकि हम एग्जाम हॉल में तो बोल नहीं सकते, तो हम कभी कभी क्या होता है कि जब छोटे रहो तो उस टाइम उतना स्ट्रिक्टली रूल नहीं फॉलो होता, तो बचपन में हम लोग करते थे। तो सभी मुझे लगता है कि करते हैं कि पूछते हैं कि पहले का क्या आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव रहता है, तो दूसरे का क्या होगा। तो वहाँ इस संकेतों से ही बात होती है। मुद्राओं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा टीचर कुछ हाथ की मुद्राओं, फेस की मुद्राओं से आपको जो है चीज़ें बताने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है या फिर प्रतिक्रिया करता है। जैसे आपने टीचर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने उसका जवाब दिया, तो टीचर कहीं ना कहीं सर ऐसे हाँ में हिलाता है कि हाँ आपने सही कहा, तो वो भी मुद्रा है। तो वहाँ पर भी बात को संप्रेषित ही किया जा रहा है। साथ ही प्रतीक के रूप में, तो प्रतीक के रूप में सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जब आप रोड वगैरह पे चलते हैं तो आप देखते होंगे कि रोड पे कुछ सिंबल लगे होते हैं, कुछ प्रतीक लगे होते हैं कि आगे पटरी है, रेलवे क्रॉसिंग है, आगे जो है गड्ढे हैं, आगे जो है कुछ न कुछ कि टर्न है, कुछ भी हो सकता है। तो जो बोर्ड पे जो प्रतीक लगे होते हैं वो भी संप्रेषित, मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमारे तक पहुंचा रहे हैं, तो संप्रेषण प्रक्रिया उसके थ्रू भी हो रही है। तो बहुत सारे जो है माध्यम होते हैं संप्रेषण के, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि संप्रेषित किए जाने वाला जो संदेश है वो किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। अगला है संप्रेषण का उद्देश्य सूचनाओं और सहमति को प्रेषित करना और उद्देश्य हित और प्रयत्नों की समानता लाना है। कि जो संप्रेषण का उद्देश्य है उसे हम क्या कहते हैं कि कोई भी सूचना हो, कोई भी सहमति हो, कोई भी बात हो तो उसको भेजना, और उद्देश्य हित और जो प्रयत्न है उसके बीच एक समानता लाना कि हाँ हमने अपनी बात को, अपने जो हमारा जो कोई भी बात था हमने उस बात को लोगों तक पहुंचा दिया ताकि सभी लोगों के लिए वो हितकारी हो। जैसे रेडियो के माध्यम से हमें पर्यावरण के बारे में सिखाया जाता है, तो वहाँ पर भी बातों को संप्रेषित किया जाता है। तो उद्देश्य क्या रहता है कि सभी तक वो बात पहुँचे और सभी लोग इसलिए कोशिश करें और सभी लोगों के लिए ये जो
होता है पर्यावरण के बारे में हम डिटेल बताते हैं, चाहे वो किसी भी जरिए से बताए हों, रेडियो के माध्यम से या लोग कहीं ना कहीं इवेंट कराते हैं वहाँ पे भी बताते हैं, तो ताकि सभी लोगों के हित के लिए वो चीज़ें की जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि जो संप्रेषण का जो उद्देश्य है वो यही है कि सूचनाओं को भेजा जाए, सहमति को भी प्रेषित किया जाए कि हाँ ऐसा होना चाहिए, सही कह रहे हैं। ये जो सहमति होती है किसी चीज़ को लेके वो भी हम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो इतनी सारी विशेषताएं यहाँ पे जो है दिखा दी गई हैं आप लोगों को। तो 4 ही बताना है, तो कोई भी 4 आप जो है आपके हिसाब से इजी लगे आप उसको याद कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसकी संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए, और ये आपके 2022 के पेपर में पूछा था, देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक परिभाषा, जैसे अभी जब लघुत्तरी प्रश्न मैं पढ़ा रही थी तो वहाँ पे भी मैंने 3-4 परिभाषाएं जो है आई थिंक शेयर करी हैं लघुत्तरी में, आप देख लीजिएगा एक बार। चैप्टर 2 के संप्रेषण में ही लघुत्तरी प्रश्न में संप्रेषण की परिभाषाएं हैं वहाँ पे, और उसी में से कोई भी एक परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पॉल लिगन्स की जो परिभाषा है वो यहाँ दी गई है कि संचार यानी संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा 2 या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं जिससे संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ सके। तो आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यही लिखिएगा, तो जो भी आपको इजी लगे आप वो परिभाषा लिखिए। तीसरा है संप्रेषण के मुख्य प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो ये प्रश्न आपके 2022 में पूछा है। तो संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख घटक में जो है लिखेंगे कि संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। तो संप्रेषण की प्रक्रिया को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, तो वो कौन कौन से प्रमुख घटक है संप्रेषण प्रक्रिया में, तो वो सब आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, संप्रेषण के जो लक्ष्य हैं, तो पहला हो जाएगा, दूसरा है संप्रेषक, तीसरा संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश श्रृंखलाएं, संदेश की विषय वस्तु, संदेश का माध्यम, संदेश की भाषा। ये सारे प्रमुख घटक हैं जो संप्रेषण प्रक्रिया में आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए अब कैसे समझिएगा, अगर संप्रेषण प्रक्रिया हो रही है तो सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी बात संप्रेषित कर रहे हैं तो उसका कोई लक्ष्य होगा, कोई गोल होगा, जिसकी वजह से यानी हमें कुछ जानना है, तभी तो उस चीज़ को हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन हो या कोई संदेश हो। तो संप्रेषण के कुछ लक्ष्य होते होंगे। उसमें संप्रेषण प्रक्रिया में एक संप्रेषक भी होता होगा जो संदेश भेजता होगा, संदेश प्राप्तकर्ता भी होगा जो संदेश लेता होगा, संदेश श्रृंखलाएं यानी संदेश को किस वे में पहुंचाना है लोगों तक। ऐसा तो नहीं कि अचानक आप कोई भी चीज़ एक ही बार में कर देंगे, हर चीज़ आप क्रम वाइज चलेंगे। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझाना है, जैसे हमने कहा पर्यावरण के बारे में समझाना है, तो आप पर्यावरण के बारे में आप सब कुछ बताते चलेंगे, तो एक संदेश की श्रृंखला भी होनी चाहिए। तीसरा, संदेश की कोई विषय वस्तु होनी चाहिए, कोई टॉपिक होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग हम संदेश जो है पहुँचाते हैं, चाहे वो जनरल लाइफ में हो गया कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, खाया या नहीं खाया, या आप कौन सा काम करते हो। तो ये कोई एक विषय वस्तु होगी जिससे संबंधित जो है संदेश हम पूछते होंगे या संदेश पहुंचाते होंगे। और संदेश का माध्यम होगा कि संदेश का माध्यम किस वे में होना चाहिए। आपको अगर एक दूसरे व्यक्ति से पूछना है तो आप जो संदेश का माध्यम यूज करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि संदेश भली भांति उस व्यक्ति तक पहुंच पाए। अब ऐसे हो कि आप फुसफुसा रहे हो और सामने वाले तक वो बात पहुंच ही नहीं पा रही, तो संदेश का माध्यम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाए। और संदेश की भाषा, अब ऐसा हो कि कोई बंदा हिंदी मीडियम का है, आप उससे बिल्कुल फॉरेन लैंग्वेज कोई बता रहे में कोई बात कह रहे हैं तो उसको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा, आपकी बात उस तक पहुंचेगी ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा, तो वो क्या रिस्पॉन्स करेगा। तो वहाँ पर हम संप्रेषण को हम कहते हैं कि ये संप्रेषण सही नहीं हुआ, क्योंकि संप्रेषण में सामने वाले तक उस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि सामने वाला ये जान पाए कि आप क्या कह रहे हैं, तभी संप्रेषण जो है पूरा हो पाएगा। क्योंकि ये द्विमार्गी प्रक्रिया है, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो सामने वाला उस चीज़ को रिसीव करे, आप उस चीज़ को जाने समझे ताकि उस पर कुछ प्रतिक्रिया दे पाए। तो उसके लिए संप्रेषण की भाषा जो भी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट घटक होती है किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में। बात करते हैं चौथे प्रश्न की कि संप्रेषण से क्या आशा है। तो सिंपल शब्द में, क्योंकि अति लघुत्तरी प्रश्न है तो आपको बहुत छोटे में ही लिख देना है। तो ये भी मैंने बताया कि संप्रेषण क्या होता है लघुत्तरी में, तो वहाँ से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं अपनी भाषा में। बाकी ये प्रश्न 2020 में पूछा और इसके उत्तर में यहाँ पर सिंपल लिखा है कि साधारण शब्दों में संप्रेषण का अर्थ है संदेशों का प्रेषण अथवा विचारों, तथ्यों, राय या अनुभवों का 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा आदान प्रदान करना है। क्योंकि संप्रेषण यही तो है कि 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य जो है जो भी संदेश होते हैं, ये कोई भी विचार, कोई भी भावनाएं, कोई भी राय, मशवरे, तथ्य, कुछ भी जो है उसका आदान प्रदान होता है।
अब यहाँ पे पांचवा है कि सामूहिक संप्रेषण के 2 गुण लिखिए, और ये प्रश्न देखें तो 2020 में पूछा था। और सामूहिक संप्रेषण के गुण में आप 2 ही गुण पूछा है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा सामूहिक संप्रेषण के गुण। बाकी संप्रेषण का अर्थ आप समझ ही गए हैं, और सामूहिक का मतलब क्या हो जाएगा कि समूह में। अगर तो समूह का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक क्लासरूम जहाँ पे अध्यापक और बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, अध्यापक है, तो वहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं, जो भी चीज़ें, तथ्य, राय, मशवरे, जो भी आदान प्रदान हो रहा है, वो संप्रेषण हम कहेंगे कि वो किस तरह का संप्रेषण हो रहा है, सामूहिक संप्रेषण हो रहा है। तो आप उसी से आइडिया लगा लीजिए कि सामूहिक संप्रेषण में क्या गुण हो सकते हैं। तो जब आप क्लासरूम में एक साथ ही कई बच्चों को आप समूह में चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो एक तो ये बहुत सरल विधि होगी और सस्ती भी होगी, क्योंकि एक ही साथ आपको अलग अलग बच्चे पे अलग अलग रूप से ध्यान नहीं देना पड़ रहा है। आप एक ही साथ अगर समझा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये एक व्यवहारिक विधि भी कही जा सकती है। तो पहला गुण यही है कि यह विधि सरल और सस्ती है, और इसी कारण यह विधि व्यवहारिक है, क्योंकि हम अपनी जनरल लाइफ में इस विधि का यूज कर पाते हैं। दूसरा है, यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब एक क्लास में कई सारे बच्चे रहते हैं, अध्यापक कोई टॉपिक पढ़ा है, तो बच्चे एक साथ तो सीखते ही हैं, साथ ही बच्चे आसपास के जो बच्चे होते हैं उनके साथ रह के उनके अंदर जो है सामाजिक गुण भी डेवलप होते हैं। उनके व्यवहार में आप देखें तो कुशलता आती है, वो चीज़ों को समझते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे लोगों के साथ हमें बिहेव करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें जो है आप बच्चों के अंदर चेंजेस देख पाते हैं। तो यह विधि कहीं ना कहीं छात्रों को क्या बनाती है, व्यवहार कुशल बनाती है। इसी का तीसरा है, इस विधि से शिक्षा देने में बालकों की तर्क शक्ति, कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास होता है। क्योंकि आप अगर क्लासरूम में सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो है उनकी तर्क शक्ति यानी सोचने की शक्ति बढ़ती है। अगर उन्हें कुछ क्वेश्चन होता है तो वो ऑन द स्पॉट पूछते हैं, और कुछ उनके माइंड में चलता है तो वो बगल वाले से भी पूछ लेते हैं। तो उनका जो जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप अकेले रहते हैं, आपको पढ़ा दिया जाता है, तो आपके पास तर्क मशवरा करने के लिए कोई नहीं होता। तो कहीं ना कहीं बस जो आपको चीज़ें पढ़ा दी गई आप वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, मतलब उस चीज़ को बस याद कर लिए, सीख लिए, हो गया। लेकिन जब आप कई बच्चों के साथ समूह में पढ़ रहे हैं तो आप अध्यापक के साथ भी डिस्कस करते हैं, बच्चों के साथ भी अगर आपको कुछ लगता है तो आपस में डिस्कस करते हैं। तो आप बच्चों की तर्क शक्ति जो है वो अच्छी होती है, उनकी सोचने समझने की यानी कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का भी जो है विकास होता है। अगला है, यह विधि नेतृत्व के गुणों का विकास करती है। इसमें बालकों के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। और मतलब कि अगर हम इस विधि की बात मतलब इसकी बात करें कि जो मतलब ग्रुप में हम संप्रेषण कर रहे हैं, तो बच्चों में जो है जब हम साथ में सिखाते हैं तो बच्चे जो है उस चीज़ को समझते भी हैं। साथ ही ग्रुप में जब चीज़ें होती हैं तो उसमें बच्चों का क्या होता है कि उनके अंदर नेतृत्व के गुण भी विकसित होते हैं। जैसे अब क्लासरूम की बात तो हो गई, अगर हम ये कहें कि जैसे टीचर ने क्या किया, बच्चों को दे दिया एक प्रोजेक्ट कि आप लोग इस प्रोजेक्ट पे अपना काम करिए, तो जो है बच्चे जो है ग्रुप में जो है एक कई सारे ग्रुप बना दिए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो बच्चे जो है उसमें भी एक को लीडर बना दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक नेतृत्व की क्षमता भी विकसित होती है, नेतृत्व के गुण भी विकसित होते हैं। उनकी हमें कैसे अपने ग्रुप को हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, किस तरह से किसको क्या काम करना है, उसे काम करवा के अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना है, ताकि जो टीचर ने हमें प्रोजेक्ट दिया है वो हम पूरा कर पाएँ। और टीचर को जो है टीचर हमें शाबाशी दे कि नहीं बहुत अच्छे से काम किया आप लोगों ने। तो हर बच्चे में ये जो नेतृत्व के गुण हैं वो भी विकसित होते हैं। साथ ही जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसका भी आयोजन जो है इस विधि में देखने को मिलता है। अगला है, यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला तथा कविता के लिए उपयोगी होती है। यानी जैसे हमको इतिहास पढ़ाना है, भूगोल पढ़ाना है, जब ऐसी सारी चीज़ें पढ़ानी है, संगीत हो गया, कला हो गया, कविताएं हो गई, तो अगर आप देखें तो इन सब में अगर आप बच्चों को ग्रुप में पढ़ाएं तो अच्छा होता है, बेहतर होता है। मैथ वगैरह के लिए तो फिर भी थोड़ा सा आपको हर एक बच्चे पे ध्यान देना होता है, लेकिन जो इतिहास, भूगोल, संगीत वगैरह है, कला है, कविता है, तो इसमें आप एक साथ ही कई सारे बच्चों को जो है पढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इस विधि से शिक्षण देने से बालकों में अनुकरण की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि सभी बच्चे, कई सारे बच्चे एक साथ इस विधि में भाग लेते हैं। तो अनुकरण की जो भावना है कि हमको किस तरह से फॉलो करना है चीज़ों को, एक बच्चा अगर उस चीज़ को कर रहा है, किसी काम को इस तरीके से कर रहा है, तो बाकी बच्चे भी कहते हैं कि हाँ हम भी अपने प्रोजेक्ट को इस तरह, जैसे अध्यापक ने प्रोजेक्ट दे दिया
कि आप लोग काम करिए। तो बच्चे जो है साथ में देखते हैं कई सारे बच्चों को कि कोई बच्चा किस तरह से कर रहा है, तो जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं दूसरा बच्चा भी उस चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ता है, तो उससे अनुकरण की जो भावना है वो भी आप देखें तो अच्छी होती है बच्चों में। अगला पॉइंट है, यह विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करती है। जब आप ग्रुप में पढ़ते हैं या ग्रुप में स्टडी करते हैं, ग्रुप में कोई काम करते हैं, तो जो छात्र है उनको, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग थॉट प्रोसेस रखते हैं, तो सब बच्चों को क्या होता है, नए नए ज्ञान सीखने को मिलता है, नए नए सुझाव उनको जो है जानने में मदद मिलती है। क्योंकि ग्रुप में बच्चे डिस्कस करते हैं तो सब बच्चे अपने अपने पर्सपेक्टिव किसी टॉपिक पे बताते हैं, तो उससे क्या होता है कि हर बच्चे को नया नया चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसकी थॉट क्योंकि एक ही होगी, उस बच्चे की थॉट एक होगी, लेकिन दूसरा बच्चा कुछ अलग तरीके से किसी चीज़ को सोच रहा है, तो वो उस बच्चे को एक मौका भी मिलता है। जब आप सहगामी प्रबंधन करते हैं तो वो दूसरे बच्चे के भी माइंडसेट को समझता है, तो उससे उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो तो बढ़ी रही है, और साथ ही उसे नए नए ज्ञान, नए नए सुझाव भी जो है यह विधि जो है प्रदान करती है। अगला लास्ट है यहाँ पे, यह विधि छात्रों में शिक्षण के प्रति उत्साह उत्पन्न करती है, जिससे वे सीखने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करते हैं। यानी जो है जब आप बच्चे ग्रुप में काम करते हैं तो उनमें एक इंटरेस्ट भी बना रहता है, एक प्रतिस्पर्धा चाहे कह लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, और सीखने की एक व्यक्तिगत प्रयास भी कि हम भी अच्छा करेंगे, हम भी अच्छा करेंगे। जैसे अगर क्लासरूम में अध्यापक पढ़ा रहा है तो हर बच्चे का होता है कि सर के क्वेश्चन, जैसे हम छोटे रहते हैं तो ये रहता है ना कि हम सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो एक क्योंकि बच्चों में ये क्या शुरुआती जो फेज होती है ना, तो उसमें बच्चों में होता है कि अच्छा बनने वाला, कि हम टीचर हमको अच्छा कहेगा, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो वही है कि जब आप ग्रुप में पढ़ाया जाता है, ग्रुप में कोई शिक्षा प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो है बच्चों की भी उत्साह जो है वो बढ़ती है, उनमें उत्साह उत्पन्न होता है कि हम भी अच्छा करेंगे, हम भी अच्छे से सीखेंगे, हम भी अपने टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे, हम भी अध्यापक जो है हमें जो बताएगा हम उसको सीखेंगे, और इस बच्चे से अच्छा करेंगे, उस बच्चे से अच्छा करेंगे। तो एक कम्पिटिटिव लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि सीखने के लिए जो व्यक्तिगत प्रयास है वो भी बढ़ जाते हैं, शिक्षण का जो उत्साह है वो भी बढ़ जाता है, सीखने का जो उत्साह है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इतनी सारी जो आपने पॉइंट देख लिया, आपको 2 ही पूछा था, 2 ही गुण, यहाँ पे काफ़ी सारे गुण जो है बता दिए गए हैं, तो आप कोई भी 2 गुण अपना याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही रहने देते हैं 5 क्वेश्चन को, बाकी के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।